नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS4 एथिक्स पेपर का एक टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, डेट इज आल्सो कॉल्ड ब्रांचेज ऑफ एथिक्स। इसके पहले पार्ट में जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसमें कि हमने टेलियोलॉजिकल प्रिंसिपल, डिओन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया था। आज के सेकेंड पार्ट में हम वर्च्यू एथिक्स, एथिकल एगोइज्म, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स के अलग अलग आयामों को देखेंगे, लाइक एनवायरमेंटल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, बायोटेक्नोलॉजिकल एथिक्स, स्पोर्ट्स एथिक्स। इन सभी को आज हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू क्या है? एक्सीलेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि हमें एक वर्थी लाइफ देता है। वर्च्यू है जैसे कि हम सच बोलते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, पंक्चुअलिटी है, सुबह जल्दी उठते हैं। ये हमारी बेसिक वर्च्यूज़ हैं जो हमारे कैरेक्टर को दिखाती हैं। ये बेसिकली किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टर बिल्डिंग पे एम्फासिस करती है और इसे हम प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर वर्च्यूज़ को डेवलप करके, और जो भी वाइसेस हैं उन्हें एलिमिनेट करके। ये जो वर्च्यू एथिक्स है ना, ये एक्शन सेंटर्ड नहीं होती बल्कि पर्सन सेंटर्ड होती है। ये किसी पर्सन की मोरल कैरेक्टर पे फोकस करती है। जैसा कि हमने देखा डिओन्टोलॉजी में जो भी एथिकल ड्यूटीज़ हैं, रूल्स हैं, इस तरह के मीन्स के ऊपर ये फोकस करती है। और टेलियोलॉजिकल प्रिंसिपल हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस करती है, जबकि वर्च्यू एथिक्स किसी पर्सन की मोरल कैरेक्टर के ऊपर, उसकी वर्च्यूज़ के ऊपर फोकस करती है। वर्च्यू एथिक्स के बहुत सारे थिंकर्स हैं। अगर वेस्टर्न थिंकर में देखें, सोक्रेट्स है, प्लेटो है, अरिस्टो है। इंडियन थिंकर में लॉर्ड बुद्धा हैं, लॉर्ड महावीर जैन हैं, चाणक्य हैं। सुकरात को वेस्टर्न फिलॉसफी का फादर कहा जाता है। वो कहते हैं राइट नॉलेज हमें राइट एक्शन की तरफ ले जाता है, और जो ट्रू हैप्पीनेस है ना, वो हम अटेन कर सकते हैं बाय लिविंग ए मोरल लाइफ। वो कहते हैं हमें प्लीजर तो एंजॉय करना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि हम इसके स्लेव बन जाएं। हमें अपनी बॉडी के बजाय अपनी सोल को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेटो, जो कि शिष्य हैं सुकरात के। उनका मानना था कि केवल फिलोसोफर ही इंटेलेक्चुअल परसेप्शन ऑफ सोल के माध्यम से नॉलेज को गेन कर सकते हैं, तो फिलोसोफर को ही वर्ड को रूल करना चाहिए। उन्होंने बेसिकली 4 तरीके की वर्च्यूज बताई। विजडम है, वैल्योर है, टेम्परेंस है, जस्टिस है। विजडम मीन्स वर्च्यू ऑफ रीजन, वैल्योर मीन्स वर्च्यू ऑफ स्पिरिट, टेम्परेंस वर्च्यू ऑफ कंट्रोलिंग बायोलॉजिकल नीड्स, जस्टिस ऊपर जो भी तीनों वर्च्यूज हैं उनका हार्मोनियस फंक्शन। ये सारी वर्च्यूज एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो अच्छे तरीके से रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें और साथ में स्पिरिट ऑफ लॉ को भी फॉलो कर सकें। नेक्स्ट है अरिस्टोटल। ये प्लेटो के शिष्य थे और अलेक्जेंडर के टीचर थे। उनको द फिलोसोफर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सारे फिलोसफिकल नॉलेज को एब्जॉर्व कर लिया था। उनका जो कोर आइडिया वर्च्यू है वो है गोल्डन मीन्स। उनका मानना था किसी भी चीज़ की अधिकता और डिफिशेंसी दोनों ही खराब हैं। ये जो वर्च्यू एथिक्स है ना, जो कि हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करता है, वो किसी पर्सन को सेल्फ अवेयर बनाता है, इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है और हैप्पी रखता है। ये वर्च्यूज़, ये वैल्यूज़ सिविल सर्वेंट के लिए फाउंडेशन का काम करती है। हमारे थ्योरेटिकल नॉर्मेटिव एथिक्स का एक सब सेक्शन है एथिकल एगोइज्म। एथिकल एगोइज्म ये कहता है ऐसे एक्शंस जो हमें खुशी देते हैं वो मोरल तरीके से राइट हैं। इसका मीन्स है सही या गलत का जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। ये अल्ट्रुइज्म से पूरी तरह डिफरेंट है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव ही दूसरों की हेल्प करना होता है। अगर कहीं किसी एरिया में डिजास्टर होता है तो अल्ट्रुइज्म ये कहता है कि हम दूसरों की हेल्प करें, चाहे उसके लिए हमें अपने आप को डेंजर में डालना पड़े। बट फिर भी एथिकल एगोइज्म ये नहीं कहता कि हम दूसरे की वेलबींग को, दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म करें। ये कभी ये नहीं कहता कि हम अपने एंजॉयमेंट के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एथिकल एगोइज्म हमारी फ्रीडम की, लिबर्टी का एक बेसिस तैयार करता है। बट एथिकल एगोइज्म में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक मोरल बेसिस तैयार नहीं करता। ये एक तरह से पैराडॉक्सिकल होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन एथिकल एगोइस्ट है बट वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि दूसरा पर्सन भी ऐसा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, और ये एक तरह से इनर्जी को लीड करता है। डायमेंशन ऑफ एथिक्स का एक पार्ट है मेटा एथिक्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिकल एथिक्स, एथिक्स अबाउट एथिक्स। मेटा का मीन्स होता है अबाउट द थिंग इटसेल्फ। इसका मेजर कंसर्न है जब भी हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, तो हमारा मतलब क्या है। इसे इस बात से मतलब नहीं होता कि हमारा एक्शन राइट है या रॉन्ग, रेदर इट इज़ कंसर्न विथ जो मोरलिटी है उसकी खुद की फेयरनेस और इविलनेस क्या है। जो भी एथिकल कंसेप्ट हैं उनकी मीनिंग और ओरिजिन क्या है, ये उससे डील करता है। जो गुडनेस है, बैडनेस है, उसका नेचर क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चंस को डील करता है
जैसे व्हाट इज मीन्ड बाय बीइंग राइट और बीइंग रॉन्ग। जब भी हम बायो एथिक्स की बात करते हैं, मेटा एथिक्स राइट या रॉन्ग के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करता, रेदर इट ट्राइज टू डिफाइन प्रॉब्लम का नेचर क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। अगर हम ये पूछते हैं कि जेनेटिक रिसर्च मोरली परमिसिबल है तो उसका मीन्स क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को ये एग्जामिन करता है। इसीलिए इसे एनालिटिकल एथिक्स या एथिक्स अबाउट एथिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्लाइड एथिक्स। हमारी रियल लाइफ में जो भी मोरल और एथिकल थ्योरीज हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये उन्हें रिफ़र करता है। हमारे प्रोफेशन में, टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट में जो भी मोरल प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको ट्रीट करने के लिए जो भी फिलोसफिकल मेथड्स हैं उनकी यूज़ को ये सिग्निफाई करता है। जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं लाइक अल्ट्रुइज्म है, वर्चुअल एथिक्स है, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, इन्हें यूज़ करने में जो भी डिफरेंट इश्यूज़ हैं, मोरल डिलेमा है, उन्हें रिजॉल्व करता है। कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं जैसे कि एबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, एनिमल राइट्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न, होमोसेक्सुअलिटी, कैपिटल पनिशमेंट, न्यूक्लियर वॉर। जो भी मीडिया एथिक्स हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स हैं, इनके कंसेप्चुअल टूल को यूज़ करके इन्हें एग्जामिन करता है। अगर हम अप्लाइड एथिक्स के एरियाज़ को देखें, लाइक इन्वायरमेंटल एथिक्स है, मीडिया एथिक्स है, कॉर्पोरेट एथिक्स है, बायोटेक्नोलॉजिकल एथिक्स है। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल एथिक्स। ह्यूमन का नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ जो भी रिलेशनशिप है ये उसके एथिकल डायमेंशन को दिखाता है और जो भी हमारी इन्वायरमेंट के प्रति मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आउटलाइन करता है। अगर हम इन्वायरमेंटल एथिक्स के डिफरेंट डायमेंशंस को देखें, कॉन्सिक्वेंशियल में है स्टीवर्डशिप, जो कि ये कहता है कि ह्यूमंस आर नॉट ओनर्स बट केयर टेकर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। स्टीवर्डशिप का बेसिक मीन्स है कि भगवान ने सारे लोगों के बेनिफिट के लिए नेचुरल वर्ल्ड बनाया है, इसलिए हमें इसके प्रति फेयर और जस्ट होना चाहिए। इसी में है एनिमल प्रोडक्शन। बायोडाइवर्सिटी को इकोसिस्टम का लाइफलाइन कहा जाता है। एनिमल के प्रोडक्शन के लिए 1972 में एक एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी दूसरी डायमेंशन है डियोंटोलॉजिकल, इसमें है एनिमल राइट। हमारे एनवायरनमेंट में हर एक स्पीसीज़ को अधिकार है फॉर राइट टू लिव, इसको इंश्योर किया गया है पेटा के द्वारा। इसी में है बायोसेंट्रिक होलिज्म, दैट मीन्स स्टेटस ऑफ मोरलिटी टू ऑल द लिविंग थिंग्स एज ए होल। अगर हम इन्वायरमेंटल एथिक्स में वेरियस एस्पेक्ट को देखें, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिबेट, इन्वायरमेंट जस्टिस, एनिमल राइट एंड प्रोटेक्शन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज इशू। इन्वायरमेंटल एथिक्स डील करता है जो भी एथिकल स्टैंडर्ड हैं ह्यूमन के लिए इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में, जो भी एथिकल इश्यूज हैं इन्वायरमेंट के प्रति, सच एज जीएम क्रॉप डिबेट। इन्वायरमेंटल एथिक्स ऐसे फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को बताती है जो कि हमारी लाइफ को गाइड करती है, जैसे कि प्लांट और एनिमल हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं, इसलिए हम उनके राइट टू लिव को डिनाई नहीं कर सकते। उन्हें पूरा अधिकार है कि ह्यूमन बींग्स के साथ में वो को एग्जिस्ट कर सकें। इन्वायरमेंटल एथिक्स बेनिफिशियल हो सकती है, ये लोगों को अवेयर बनाती है कि हम इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, जैसे कि चिपको मूवमेंट है, सेव अरे फॉरेस्ट है। ये ह्यूमन को एजुकेट करती है उनके इन्वायरमेंट के प्रति जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में, और मोटिवेट करती है कंजर्वेशन जैसे एफर्ट करने के लिए। गांधी जी का ट्रस्टीशिप हमें रिमाइंड कराता है कि हम इन्वायरमेंट के ओनर नहीं हैं, केयर टेकर हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये बताता है कि वाटर जैसे रिसोर्सेज को हम जुडिशियस तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली डेवलपमेंट को हम रियल डेवलपमेंट तब कह सकते हैं जब ग्रोथ के नाम पे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन ना हो। इन सभी में इन्वायरमेंटल एथिक्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। इन्वायरमेंट और मैनकाइंड के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसे एलिमिनेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंट को अप्रिशिएट करें और अर्थ को एज ए होम ऑफ मैन ट्रीट करें। नेक्स्ट है मीडिया एथिक्स। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये अपनी क्रेडिबिलिटी के माध्यम से, रीजनिंग के माध्यम से, इमोटिव एस्पेक्ट के माध्यम से दूसरे लोगों की थॉट को सेव करता है। इसलिए एथिक्स मीडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी मीडिया में हमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं, और एक मेजर इशू है बायस्ड रिपोर्टिंग का, और इसका मेजर फैक्टर है बायस्ड रिपोर्टिंग का। कई बार हम ये देखते हैं कि मीडिया स्टेट के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, कॉरपोरेट इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। कई बार हम ये देखते हैं कि मीडिया न्यूज़ को बहुत ही सेंसेशन तरीके से दिखाती है। कई बार फेक न्यूज़ भी देखने को मिलती है। पेड न्यूज़ है, लाइक सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, मीडिया ट्रायल है, टीआरपी रेस में सब भागे जा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन है, कभी कभी जो कॉम्बैट ऑपरेशन है उन्हें लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। लीकिंग ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन।
हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में मीडिया के मल्टीपल रोल हैं। कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, ऐसी सोशल इविल से फाइट करने में और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में मेजर रोल प्ले करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट एथिक्स के लिए ट्रुथ है, फेयरनेस है, इंडिपेंडेंस है, इम्पार्शियलिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल एथिक्स। लोगों की वेलबींग के लिए, उनके बेनिफिट के लिए जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनका एप्लीकेशन ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बट इसमें बहुत सारे एथिकल कंसर्न भी देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स का इशू है, क्लोनिंग एक मेजर फैक्टर है, एबॉर्शन है, स्टेम सेल रिसर्च है, सरोगेसी है, यूथनासिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज़ हैं। इन सभी में डॉक्टर्स की, सोसाइटी की, स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। बायोटेक्नोलॉजी में एक्सेसिबिलिटी का इश्यू है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। बट अगर हमें बायोमेडिकल एरिया में एथिक्स को इवेल्युएट करना है तो उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, डिओन्टोलॉजी प्रिंसिपल है, वर्चुअल एथिक्स है, ये हमें हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एथिक्स। स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कलेक्टिव बिहेवियर और हेल्दी सोशलाइजेशन अकर करता है। इनके रिगार्डिंग जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ये स्पोर्ट्स एथिक्स को गाइड करते हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन लाइक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी ये अपने कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करती है और डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्हें इन्फोर्स करती है। अगर हम स्पोर्ट्समैन की वर्च्यूज़ को देखें, फेयरनेस है, इंटीग्रिटी है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 4 ऐसी वर्च्यूज़ हैं जो हर एक स्पोर्ट्समैन में होनी चाहिए। स्पोर्ट्स एथिक्स में हमें कई सारे इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी कन्फ्लिक्ट, लॉयल्टीज़ का इशू है, डोपिंग का इशू है और है फैन सिंड्रोम। इन सारे इश्यूज़ को हम एथिकल प्रिंसिपल्स के सहारे दूर करके स्पोर्ट्समैन में फेयरनेस है, इंटीग्रिटी है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हें डेवलप करके हम रियल स्पोर्ट्स स्पिरिट को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल एथिक्स। ये एक तरह से डील करता है विद कलेक्टिवली डिफाइंड एंड अचीव्ड इश्यूज। ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव एक्सपीरियंस को और कल्चर ऑफ सोसाइटी को। हमारा कल्चर कहता है कि अतिथि देवो भव, हमें अपनी गेस्ट का वेलकम करना चाहिए और उन्हें अच्छी से अच्छी हॉस्पिटैलिटी देनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि सोशल एथिक्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है ड्यू टू सम स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिफरेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक मल्टी कल्चरल प्लूरल सोसाइटी है जहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और शायद यही हमारी कल्चर की पहचान है। सर्व धर्म संभाव, सभी धर्मों को एक नज़र से देखना और वासुधैव कुटुंबकम की भावना, और इन्हीं भावनाओं की वजह से हम अपने भारत को, अपने इंडिया को विश्व गुरु कह सकते हैं और काफ़ी हद तक हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।